बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बिलाखिर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गो के जो समरी वज़ीर आज़म को भेजी गई थी उसमें इजाफे की जो तजवीज़ थी वो तकरीबन 15 से 11 रुपए बताई जा रही है कि थी, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म ने जिस पर दस्तखत किए हैं वो है जनाब 3 रुपए 20 पैसे इजाफा कर दिया गया। और आज रात 12 बजे के बाद ये सूरत हाल होगी कि इन तमाम तर कीमतों के साथ ही आपको पेट्रोल जो है वो दस्तयाब होगा। अब पेट्रोल की सूरत हाल हमारे सामने है। महंगाई का इफरीत भी सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन गैस का बहरान कराची से क्वेटा तक मौजूद है और पूरी शद्दोमद के साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम में हम जरा बात करेंगे कि बिलाखिर ये गैस का बहरान क्यों सर उठा रहा है, जबकि हम सब के इल्म है कि जब भी सर्दियां आती हैं हर दफा यही कहा जाता है कि गैस का बहरान होगा। लेकिन इस हुकूमत ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि हमारी हुकूमत में ऐसे बहरान का सामना नहीं करना पड़ेगा। गो के हमने देखा कि ये तमाम तर बहरान एक मरतबा फिर सर चढ़कर बोल रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से आज शफकत महमूद साहब ने एनसीओसी के अहम तरीन इजलास में फैसला कर लिया कि मुल्क भर में 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक के जो तालिब इल्म है वो 18 जनवरी से अब अपने मकातब में जा सकेंगे, यानी कि अपने स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में जा सकेंगे। लेकिन 1 फरवरी से जो है वो बताया जा रहा है कि प्राइमरी सेशन जो है उसको ऑन कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कोरोना वायरस जो है उसने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। तो इन तमाम अहम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले जरा लोगों से जान लें कि क्या वाकई गैस का बहरान है भी या नहीं, ये मामला यूं ही सिर्फ टेबल टॉक के लिए बना हुआ है। जरा सुनाइएगा जी, लोग क्या कहते हैं। दोबारा से आवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया है महंगाई के साथ साथ, और पेट्रोल का भी जो है वो पहले भी अब प्राइसेस इंक्रीज़ हुए थे दुनिया भर में। देखा जाए तो कोविड के बावजूद जो है वो थोड़ा सा इसमें कमी की गई थी, रिलीफ दिया गया था आवाम को। लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो अभी भी आवाम के साथ जो है वो ऐसे ही महंगाई के साथ साथ पेट्रोल बम भी जो है वो बढ़ा दिया गया। ये हम इमरान खान साहब वोट की इज़्ज़त जो दी है इनको, हमने वोट उसकी इज़्ज़त हमें दे रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, और क्या हो सकता है। अवाम के साथ ज़्यादती है। आए दिन हमें कह रहे थे हम जब आएंगे तो 60 रुपये लीटर कर देंगे, तो वो उसका मतलब है कि 60 रुपये आधा लीटर हमें देंगे, और तो इसमें हम क्या कह सकते हैं इनको। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाईजान। पहले भी हुकूमत से दौर में जो पहले नवाज शरीफ के दौर में जो है ना 127 रुपये लीटर हमने लिया हुआ है। अगर 4 रुपये महंगा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा लीडर भी इमरान खान है, इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता 4 रुपये लीटर। अच्छा, सवाल ज़ाहिर गैस के हवाले से है, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि लोगों के लिए पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो भी एक बड़ा मसला है। मोहसिन हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने गैस के बहरान के हवाले से और मुसलसल बुनियादों पर हम देख रहे हैं कि वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोहसिन ने भी ऐसी ही एक जगह का तज्जिया किया है। क्या हालात हैं गैस के हवाले से, ज़रा पहले उनसे जानते हैं। जी मोहसिन बताइएगा। जी, कराची में सर्दियों के साथ साथ गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जैसे ही सर्दी की लहर होती है तो जो गैस है उसकी बंदिश बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है और लोड शेडिंग भी होती है। एसएसडीसी का कहना है कि किसी इलाके में ना लोड शेडिंग की जा रही है ना बंदिश है। हाँ, कहीं कहीं लाइन पैक का फ़र्क होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये हसनैन सोसाइटी का इलाका मलीर का। यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 महीने हो गए कि गैस नहीं आ रही। कभी कभार बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ यहाँ पर गैस आ जाती है। हम इस वक्त एक घर के किचन में मौजूद हैं जहाँ पर खाना बन रहा है। हम कोशिश करते हैं जानने की कि क्या ये जो साहिब खाना है इनको खाना बनाने का शौक़ है। ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं कि यहाँ पे खाना बनाने के लिए खड़े हुए हैं। जनाब अली, बताएंगे आप कि खाना क्यों बना रहे हैं? असल में खाना बनाने का शौक़ तो नहीं है, और मजबूरी के तहत जो है मतलब है, क्योंकि लेडीज़ जो है मतलब है लकड़ी पर नहीं बना सकती, क्योंकि शुरू से आदत नहीं है। इस वजह से जो है मतलब है धुएँ की वजह से, तो हम जिस तरीके से भी चाह रहा हूँ मैं, जिस तरीके से बनाना कच्चा पक्का जैसा भी बने, बाहर से लेके आते हैं। एक अफराद का जो है कम से कम 100 रुपये का खर्चा होता है, और यहाँ तो 5-6 बंदे हैं तो तकरीबन कॉस्टली पड़ जाता है बाहर से। लिहाजा जो है हम जो चाहते हैं कि जैसा तैसा बने, मतलब है हम खा के मतलब है गुजारा कर लें पेट भर। अच्छा, आपने एसएसडीसी के जो शिकायती मराकज़ हैं तो उस पर कभी शिकायत करने की कोशिश की? जी हाँ, हमने बोला था उनसे, तो वो ये कह रहे हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है और गैस की बहरान चल रहा है, इस वजह से तो हमारा यहाँ पे आके कोई मतलब सर्वे भी नहीं कर रहा, ना कोई गैस वाले कंपनी वाले, ना कुछ आके पूछ रहे हैं कि भाई आपके यहाँ गैस आ रही है या नहीं आ रही। हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शिकायतें भी की हैं, और गैस बिल्कुल देख लें आप, लकड़ी पे हम जला रहे हैं।
आपने सुना, ये तो एक घर का मसला है, लेकिन यहाँ पर घर घर की यही कहानी है। मसला फिर ये है कि खाना तो जैसे तैसे पक जाता है, पानी गर्म करने का मसला होता है, सुबह नाश्ते का इशू होता है, फिर अगर बाहर से लेके आओ तो जेब पे बोझ होता है। फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एलपीजी यूज़ करते हैं, तो एलपीजी यूज़ करने की वजह से भी माली बोझ बहुत ज़्यादा होता है। एक तो गैस का बिल दिया जाए और दूसरा फिर एलपीजी यूज़ किया जाए। लकड़ी का मसला ये है कि लकड़ी यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि लकड़ी पे खाना बनाने का रुझान नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे लकड़ियाँ भी नहीं मिलती, फिर लकड़ियाँ नायाब होती हैं, लकड़ियाँ ढूंढते फिरो। अभी एसएसजीसी के डीएमडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कहीं पर भी लोड शेडिंग नहीं है, कहीं पर गैस की बंदिश नहीं है। अगर सार्फिन को शिकायत है तो वो शिकायती मरकज़ पे शिकायत करें, उनका मसला हल होगा। और यहाँ पर आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि शिकायती मरकज़ पे कॉल करो तो वो कहते हैं पूरे मुल्क में बहरान चल रहा है, तो इस वजह से गैस नहीं है और ना ही कोई सर्वे करने आता है। तो सार्फिन का यही कहना है कि अगर एसएसजीसी की इंतजामिया जहाँ पर भी सार्फिन को शिकायत है वहाँ पर अपनी सर्वे टीम भेजे और देखे कि मसला है क्या, तो उस मसले को हल किया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी कुछ नॉर्मल हो सके। जी थैंक यू मोहसिन। मामला यही है, देखिए सारिफीन का तो ये मसला है, यानी घरेलू सारिफीन का, लेकिन अब अगर हम सनतों की बात करें तो सनतों का पहिया भी जाम हुआ है। क्या सूरत हाल है? क्योंकि आज कुछ खबरें हैं, बल्कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें हैं कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। जो सनतों का पहिया है उसको रोक दिया गया है क्योंकि उनके पास गैस की फराहमी मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है ज़ुबैर मोतीवाला, सनतकार हैं, रिनाउंड शख्सियत हैं, चेयरमैन है BMG के। उनके साथ तशरीफ फरमाए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मुआशरियात हैं। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, जरा गुफ्तगू का आगाज में आपसे करना चाहूंगी। मेरे नजरिए में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब सर्दियां आएंगी तो गैस का बहरान आएगा, गर्मी आएगी तो बिजली का बहरान आएगा, लेकिन इस वक्त सनतों का पहिया रुक गया है। क्या सूरत हाल है? क्या वाकई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बात की हद तक है? गैस का बहरान शिद्दत नहीं, बल्कि वो तो जो है ना वो इख्तितामी लम्हात हमें दिखा रहा है। जो इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है कल से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन इससे पहले जब ये सर्दियां आने वाली थी तो हमने उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए, उनके साथ ये हमने सेटल किया। उन्होंने कहा आपको RLNG लेना पड़ेगी। हमने कहा ठीक है जी RLNG दे दें, इतनी लेनी पड़ेगी, हमने उतनी ले ली। 200 MMC 200 MMC दे दें, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। हमने बोला जी हम दे देंगे। हमारी इंडस्ट्री को बंद न करें, बड़े दिनों बाद एक्सपोर्ट के ऑर्डर आए हैं और हम जो है ना हमारी इंडस्ट्री चल रही है, चलने दें। उन्होंने कहा जी ठीक है। और ये मायदा हो गया और 1 महीने और 20 दिन तक ये मायदा चला। इसके बाद 21 दिसंबर से जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, वही आंख में छुरी का खेल है। प्रेशर है या नहीं है, गैस है या नहीं है, और बीच में उठा के जो ना परसों उन्होंने ये कह दिया 24 घंटे के लिए तमाम कैप्टिव पावर प्लांट जिनके साथ मुआहिदा हुआ है वो भी, जिनके साथ नहीं हुआ वो भी, सारे बंद कर दें क्योंकि हमारे पास गैस नहीं। वो कहना यह है कि आप जरा लाहौर में पता करेंगे ये सूरत है। सिंध के अंदर हो चुका है जहां 60% से ज्यादा मुल्क की गैस निकलती है। जी सर। और आर्टिकल 158 जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जहां से गैस निकलती है उस वालों का पहला हक है। हमको उसका 50% भी गैस नहीं मिल रही। आज भी बकौल जो फेडरल गवर्नमेंट के और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के जो गैस निकल रही है 2000 से 2100 निकल रही है और हमको जो मिल रही है वो 950 भी नहीं है। तो अगर हम इस तरह से अगर हमको ये गैस देंगे, RLNG का भी हाथ रोक देंगे तो इंडस्ट्री तो तबाह हो जाएगी। ये तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा और अभी हो गया है, मजीद अभी हो जाएगा। और हमारे कमिटमेंट जो एक्सपोर्ट की हैं हमें तो समझ में नहीं आता कि हम कैसे पूरी करेंगे। लोकल हो या एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट सब्सिट्यूट हो या जो भी हो, उसके जो है ना हमारी इंडस्ट्री जब चलेगी नहीं तो हमारे को तो बड़े नुकसानात हैं, इंतहाई बहुत बड़े नुकसानात हैं। और दूसरी तरफ जो है ना मजदूरों के नुकसानात अपनी जगह पे, क्योंकि हम ले ऑफ करते हैं। जब ले ऑफ करते हैं तो उनको आधी तनख्वाह मिलती है। आज के जमाने में जहाँ इतनी महंगाई है वहाँ कहाँ आधी तनख्वाह से पूरा होता है। यानी हर तरह से ये सोशल मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, हर तरह के मसाइल जो है गैस की सप्लाई की वजह से हैं। और आज जो RLNG जो है वो भी जो है ना तकरीबन कोई 15 से 20% लो हो गई है, उसके ऊपर जो है वो भी कम आ रही है। अब जो हालांकि 2 जेटियां हैं वहां से 1200 MMC आना चाहिए, वो 1000 MMC आता है। तो हमारे तो बहुत ही बुरे हाल हैं। हम तो अब रो भी नहीं सकते, रोना खत्म हो गया। अच्छा जुबैर साहब, मुझे एक चीज याद आ रही है, आपने कहा कि हमने हुकूमत को बता दिया था और ज़ाहिर है आपकी हुकूमत से राब्ता भी रहा, मेरे इल्म में भी है, मीडिया पर भी ये खबरें गर्दिश करती रही। मैं उस सवाल पर आती हूँ, जरा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। शाहिद साहब, हमने खबर की हद तक तो ये पढ़ा कि मुल्क में जो पैदावारी सलाहियत है तेल और गैस की, क्या इसमें कमी वाक़ई हुई है या पैदावारी सलाहियत बढ़ी है? और दूसरी बात जो ज़ुबैर मोतीवाला साहब कह रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को सामने रखते हुए पहले जो गैस पर बुनियादी हक है वो सूबे का है, अब ये जो गैस की बंदिश का मामला
मामला है, ये हमें मेरे नजदीक नया नहीं है। आप समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, प्रायोरिटीज का इशू है, या हमारे पास पैदावार की सलाहियत कम हुई है? बुनियादी चीज ये है कि जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उससे चंद हफ्ते पहले उन्होंने 10 नुकाते हिकमत अमली का ऐलान किया था, और वो 10 नुकाते हिकमत अमली ऐसी थी कि अगर उस पर अमल शुरू भी कर दिया जाता 25 से 50%, तो हमारे बेशतर तवानाई के शोबे के और दूसरे मसाइल हल हो जाते हैं। जी जी, उसमें ये भी था कि तवानाई के शोबे में तो बड़ी वाज़ेह इस्लाहात थी कि ये जो इदारे इसके हैं, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उसमें अहल मेरिट पर तकर्रियाँ की जाएंगी, उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी, गुड गवर्नेंस लाई जाएगी, और इसी तरीके से टैक्सों की पॉलिसी चेंज की जाएगी ताकि वसाइल बढ़ें। अब बदकिस्मती से उस पर 100% अमल नहीं हुआ, और हुकूमत की मुझे महवर ये लगा कि ताकतवर तबकों को नाजायज़ मराद देकर और टैक्सों की चोरी रोक कर और तामीराती शोबे को काला धन इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर कई सौ अरब रुपए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो पूरी तरजीहात ही बदल गई। तो जो चीज़ें इस्लाहात लानी थी तवानाई के शोबे में, और उसके बजाय एक तरफ तो चोर डाकू का नारा चलता रहा, दूसरी तरफ IMF की शिकायत, IMF की जो शराइत का रोना रोया गया, और तीसरा जो है कि कोविड-19 से तबाही आ गई। हालांकि जुबैर मोतीवाला साहब एग्री करेंगे कि कोविड-19 की वजह से जुलाई से अब तक पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। हमें कोविड-19 से जो नुकसान हुआ था वो तो हुआ था मार्च 2020 से जून 2020 तक। उसके पास बेतहाशा वसाइल आए, हमें $1.4 अरब IMF ने दे दिया, हमें अब G20 ने कहा कि जनाब आप जो कर्जे वापस करने वो ना करें, और जो है मोहलत मिलती चली गई। हुकूमत ने एक इक़्तिसादी पैकेज दे दिया, और रेमिटेंसेज में सबसे बड़ी ये है क्योंकि $14 अरब की रेमिटेंसेज आ गई। तो ये तो इतने वसाइल इकट्ठे हो गए थे कि ये तो खुदा की तरफ से बहरहाल एक इम्तहान जरूर था मार्च से जून तक, लेकिन हमारे फेवर में रहा है जो वन टाइम है। अगर हमारे बहुत ज्यादा फेवर में रहा। आज जो आप कह रहे हैं कि करंट अकाउंट हमारा फाजिल हो गया, मैं बता दूं ये फाजिल हमारा इसलिए हुआ है कि हमारी रेमिटेंसेज $3.2 अरब बढ़ गई पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। बरामदात बढ़ा के नहीं हुआ है। तो आपने तो मशीनरी की इंपोर्ट कम कर दी, रेमिटेंसेज बढ़ गई, और मैंने जैसे कहा कर्जों की वापसी की मोहलत मिल गई। तो ये जो फायदा पाकिस्तान को जबरदस्त पहुंचा है जुलाई से अब तक, ये वन टाइम है, ये बरकरार नहीं रहेगा। ये तो इस मोहलत से फायदा उठा के इनको इस्लाहात करनी थी, पब्लिक सेक्टर इदारों को ठीक करना था, लाइन लॉसेस को करना था, करप्शन को रोकना था, वहाँ तकर्रियाँ उन लोगों की करनी थी जिनकी एहलियत है। और ताजिर और सरकारों, लेकिन डॉक्टर साहब, उमर अयूब साहब हो या बाबर साहब हो, वो सारे लोग एक बात कह रहे थे। मैं जरा जुबैर साहब को बताऊं आपकी ही बात के साथ। जुबैर साहब, हमारे इल्म में तो ये बात आ रही थी कि भाई देखें गैस की इतनी हमारे पास खपत मौजूद है कि इंडस्ट्री को भी मिल जाएगी और जो घरेलू सार्फिन है उनको भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब जब हुकूमत ये एक जानिब कह रही है कि इंटरनेशनल ऑर्डर बड़ी तादाद में मिले, आपने खुद भी अभी तस्करा किया, तो हम कॉम्पीट कैसे करेंगे? ये हमारे लिए हौसला अफजा चीज है भी कि नहीं? पहले तो मैं डॉक्टर साहब को करेक्ट कर दूं। देखें, वो तो ये कह रहे हैं कि 1500 से 1600 MMCF गैस जो है ना कराची को दी जा रही है। हाँ। जबकि कराची को जो गैस आ रही है वो तो आपको मीडिया के ऊपर आपके सामने उनसे कहता हूं कि मुझे बता दें कहां से 1500-1600 गैस आ रही है। अगर 1500-1600 आ रही है तो 1300 है। जुबैर साहब, थोड़ी सी इंटरप्शन है आपके जो ज़ाहिर हम कनेक्ट कर रहे हैं स्काइप से। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं और इसको फिर रैप अप करते हैं इस मामले को कि गैस का ये जो ज़ाहिर बहरान है ये बहुत शदीद है। शायद सुनने वाले देखने वालों के लिए अहमियत का हामिल ना हो। अगर आपके घर में गैस आ रही है तो आपके लिए मसला नहीं होगा, लेकिन जिनकी सनतें बंद पड़ी हैं, जो मजदूर परेशान हो रहा है, फिर घरेलू सारिफ जो परेशान हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत वक्त ने जो वादे वईद किए थे और जो पावर सेक्टर के लोगों ने कहा था कि जी कोई मसला नहीं आएगा, सारी चीजें स्मूथली रन हो जाएंगी, तो जुबैर साहब की क्या कोऑर्डिनेशन रही है इन बिटवीन फेडरल हुकूमत इस सारे मामले पर? इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
अवामी मसाइल पर बात करना बहुत अहम है और इस वक्त अहम तरीन मामला है गैस बहरान का। हम देख रहे हैं कि सेनेट हो या कौमी असेंबली, वहां पर अपोजिशन पूरी तरह से इस पर आवाज उठा रही है, लेकिन जब वो खुद हुकूमत में थी तो शायद उसने भी कोई काम नहीं किया सेक्टर में। जुबैर मोतीवाला साहब, लास्ट जो आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है फेडरल हुकूमत से, उस पर क्या बात हुई है? क्योंकि देखें, जो हुकूमत एक जानिब कह रही है कि इस दफा बड़े अच्छे ऑर्डर्स आए हैं पाकिस्तान में और इसकी मद में हमें बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन जब वो ऑर्डर्स आप ऑन टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसका सेटबैक भी होगा। क्या कह रही है गवर्नमेंट इस बारे में, क्या इनिशिएटिव्स लेने जा रही है और मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं इस मामले पर आपसे? आप जब भी बात करते हैं उमर अयूब की या किसी और की, तो इसमें जो है ना एक ही आदमी है नदीम बाबर, हु इज लुकिंग आफ्टर द पेट्रोलियम। जी, नदीम बाबर। अगर उसको हम देखेंगे तो ही काम बनेगा, वरना तो काम नहीं होगा। देखिए, बात यह है कि अगर हम उसको जी नदीम साहब, आप देखें कि मैंने नदीम बाबर साहब से बात की, हमने नदीम बाबर साहब से कई मीटिंगें की, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मैंने तफसीली उनको सारी बात बताई कि ये अलवी साहब ये हो रहा है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पीएम को अप्राइज करता हूं और ये बात देखता हूं। बात सिंपल इतनी है कि वाकई जो है ना, हमारे पास वक्त एक्सपोर्ट के पाकिस्तान के पास बहुत ऑर्डर है, लेकिन एक्सपोर्ट के ऑर्डर जब आपने उसको नेगोशिएट करने हैं तो उसको आपने मैन्युफैक्चर करना है, और मैन्युफैक्चर करने के लिए गैस के अलावा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती तो आपकी एक्सपोर्ट की कमिटमेंट्स आप मीट नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त जितनी गैस की क्राइसिस है, उन्होंने बिल्कुल साफ ये कह दिया है कि जी हम आपको इसी तरह से गैस दे सकेंगे, और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी सप्लाई चेन है, जो अदर देन जीरो रेटेड है और जीरो रेटेड भी हैं, उनको आप बताएं ट्यूसडे को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। ये उनके पास हालात है, वो ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जब वो ये बात करते हैं कि जब सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो अब आप हमें बताएं कि हम क्या करें। लेकिन फिर जुबैर साहब, एक मिनट जुबैर साहब, फिर सवाल ये उठता है कि जब आप नदीम बाबर साहब का नाम ले रहे हैं तो नदीम बाबर साहब ने तो कमिटमेंट शो किया था कि गैस का बहरान नहीं आने देंगे और सारी चीजें स्मूथली चलेंगी। उसका ये जवाब ये देते हैं कि गैस की जो ये शॉर्टेज हुई है, ये अचानक हुई है और बहुत जो है ना मेरे बस में नहीं है, और मैंने इनसे कहा कि आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट था और आपने हमारी कमिटमेंट की थी और इसी बुनियाद के ऊपर हमने आपको रेट बढ़ा के दिए थे। तो वो उन्होंने कहा जी कैबिनेट के ऊपर मैं नहीं हूँ, ये कैबिनेट का डिसीजन है कि जो है ना गैस की जो सप्लाईज हैं उनको सब जगह पे कम किया जाए। मैंने कहा अगर आप यानी उस सारी पॉलिटिकल एक्सरसाइज का भी फायदा नहीं पहुंचा सेक्टर को, राइट? इतनी हमने एक्सरसाइज, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने क्या नहीं किया। I know. मीटिंग हमने, That's why I'm saying कि वो सारी एक्सरसाइज तो फिर बेसुध साबित हुई ना, कोई आउटकम नहीं निकला। फायदा नहीं हुआ। और अब भी आपके तवज्जुह से मैं नदीम बाबर साहब को ये कहना चाहता हूं कि देखें, कराची से 54% एक्सपोर्ट होता है। आप अगर आप इसको छोड़ेंगे और इसके अंदर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान मुल्क का हो जाएगा, इकोनॉमी का नुकसान हो जाएगा। वो एक उस तरीका है। आप अल्लाह के वास्ते, ये जो हमारा कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, आप 1200 MMCF रोजाना की बुनियाद पर RLNG इंपोर्ट करते हैं, 200 MMCF यहाँ डाइवर्ट कर दें, सिर्फ 200 MMCF, तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट्स सब चल जाएंगी, नॉन एम्प्लॉयमेंट होगी। और ये जितने हमने एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हम लेके आए हैं, ये हमें खतरा है कि अगर हम टाइम पे न दिए तो अगले ऑर्डर्स हमको नहीं मिलेंगे। एब्सोल्युटली ऐसी है। 6 महीने के ऑर्डर्स हैं, वो जब ही इंटैक्ट रह सकते हैं जब हम पिछली डिलीवरीज को हम नेगोशिएट करके उनको वो पहुंचाएं डिलीवरी। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप देखिए चारों तरफ से, और आप आज गैस के रेट देखें, ये जो विंटर आया है, सीवियर विंटर, आप $6 और $5 और $4 की हम बातें करते थे गैस की, आज वो इंटरनेशनल मार्केट में RLNG जो है वो $28 क्रॉस कर गया है। यही इशू है ना जुबैर साहब। ये तो ले नहीं सकते गैस, तो हम किस बुनियाद पे कमिटमेंट्स हमने किए हैं, किस रेट पे हमको गैस मिलेगी, क्या होगा। हाँ, लेकिन मैं जरा जुबैर साहब आप ही की बात को सामने रखते हुए, होगा, हमारी तो इंडिजीनियस गैस है, हमारे पास कोर्ट का डिसीजन है कि आर्टिकल 158 के तहत आपको गैस पहले मिलनी चाहिए। कोर्ट का डिसीजन है, स्टे नहीं है, डिसीजन है। वो क्या हम कंटेम्प्ट के अंदर जाएं, क्या करें, हमारी तो समझ में नहीं आता। लोग हमारे जो है सारे बहुत परेशान हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब को आपके तवज्जुह से अपील है कि देखें, प्लीज इसको देखें, और ये अगर गैस की सप्लाई नहीं हुई तो हमारा इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इकोनॉमिकल लॉस की जानिब हम बढ़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो इशारे आप बता रहे थे अभी हमें, उन इशारों को देखते हुए तो हमारे पास चीजों को प्रॉस्पर होना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। ये गैस का बहरान हो, चाहे बिजली का हो या दीगर और चीजों का, यहां पर हमें बहुत सारी चीजों को सेटल डाउन कर देना चाहिए था। आप समझ रहे हैं हुकूमत की तरजीहात में ये चीज शामिल नहीं है शायद डॉक्टर साहब?
डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, आपकी आवाज अब आई है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको लगता है हुकूमत के जो प्रायोरिटीज थी शायद ये वो गैस और बिजली नहीं थी, वो कुछ और थी? हाउ यू सी अबाउट इट? देखिए, इसमें तो कोई शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि इनकी प्रायोरिटीज जो है ना बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई हैं। और वो जो अपोजिशन के साथ इनके झगड़े, नंबर 1, नंबर 2 ताकतवर तबकों को नवाजना ताकि उनकी सपोर्ट से हुकूमत चलती रहे, और तीसरे IMF की कंडीशनलिटीज को मानना ताकि बाहर से उनसे पैसा मिलता रहे। सारी तरजीह इस तरफ थी। अगर बरामदात बढ़ाने की मुझे कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई, ना बरामदात बढ़ रही हैं, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, रोज़गार के मौक़े पूरा करने के लिए कतई कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। मईशत की शरह-नमू बढ़ाने की कोई हिकमत अमली नहीं है। और जैसे मैंने कहा, जारी हिसाबात का खसारे का जो कि ये फाजिल हो गया है, ये जो शोर मचा रहे हैं, ये खुदा न खास्ता ये जून से पहले फिर मनफी होने वाला है। हालात को जो है समझने की ज़रूरत है, हुकूमत को पता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि प्रोपेगेंडा करके, चोर डाकू का नारा लगा के हम जो है वक्त गुजार लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। तरसीलात हमारी गिरने वाली हैं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। एक्सपोर्ट के कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इंप्लीमेंट होते मुझे नज़र नहीं आ रहे। रेमिटेंस जब गैस ही नहीं है तो क्या, और बाकी सारी चीजें नहीं है तो क्या होगा? हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही हूँ कि ज़ाहिर है जब आपने फैसिलिटेट ही नहीं किया सेक्टर्स को, तो वो काम कैसे करेंगे ना? नहीं, देखिए, बात ये थी कि जब आप काले धन को एनकरेज कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन का शोबा, काले धन को आप कब तक आप चलाएंगे? आप तो चाहे बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली लेकर आएं, बाहर से जो रेमिटेंसेज आ रही हैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएं। इन पॉलिसी ये है कि रेमिटेंसेज से करंट अकाउंट को खसारे को कम कर लें, तो फिर सरमायाकारी कहाँ से आएगी? तो देखें ना, तो बेसिक डिस्टॉर्टेड है और ये तबाहकुन है पाकिस्तान के लिए। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर तबाहकुन है। लास्ट कमेंट इस सेगमेंट के लिए लास्ट कमेंट। जुबैर साहब, आपकी कोई मीटिंग सेट हो सकती है नदीम बाबर साहब के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ? बिकॉज अभी जो सिलसिला हम देख रहे हैं ये तो सारा लॉकडाउन की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि सनतें तो नहीं चल रही। देखें, नदीम साहब ने बिल्कुल मुझे परसों मैसेज भेजा कि मेरे हाथ में लगता है कि कुछ भी नहीं है, आप ताउन करें और अपनी इंडस्ट्रियों की गैस का कंजप्शन कम करें। मैंने अपने लोगों को ये करने के लिए कोशिश की है, सर्कुलेट किया है कि आप अपने कंजप्शंस को कम करें। अब इस वक्त चूंकि ऑर्डर्स हैं, कोई कंजप्शन कम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे खतरा है कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, आप इसको किसी न किसी तरह से इसको कम करवाएं। अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम अपना यानी इस दूसरे अल्फाज में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन कम करें। यानी ये आज के ज़माने में जबकि ऑर्डर्स हैं, हम प्रोडक्शन कम करने की तरफ और लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपना कंजप्शन कम करें ताकि जो है ना ये सिस्टम कोलैप्स ना हो और थोड़ी बहुत गैस जो आ रही है उससे जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो चलता रहे। इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि कह रहे हैं कंजम्पशन कम करें, लेकिन एक जाने बड़े ऑर्डर्स का दावा कर रही है हुकूमत। फिर उसकी जब हम बात करेंगे कि वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट कैसे होगी जब आपने चीजें ही नहीं उसको दी है। वेल, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू, जुबैर मोतीवाला, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। मामला यह है कि हुकूमत के मईशत के मामला जो हैं वो चारों खाने चित हैं। एक जानिब हुकूमत ये कहती दिखाई देती है कि अशारिये बहुत अच्छे हैं, मजबूत इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि यहां पर गैस का बहरान एक मरतबा फिर सर उठा रहा है। कोरोना जैसे मामलात भी कहीं पीछे नहीं है, स्कूल्स खुलने वाले हैं, लेकिन कोरोना का जो आज तक का मुझे बताया गया जो इत्तलात हैं उसमें कराची जो है वो सरे फहरिस्त है दूसरी लहर में। तो फिर इन सारे मामलात के तनाजुर में स्कूल्स की जो रीओपनिंग है वो कैसे होगी, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़ाहिर मामलात ये हैं कि कोरोना का जो सूरत हाल है, जो दूसरी लहर है, उसकी मौजूदगी के साथ ही आज एनसीओसी के इजलास में फैसला हुआ है कि बहरहाल 18 जनवरी से जो है स्कूल्स खोल दिए जाएंगे और 1 जनवरी से जो है वो प्राइमरी सेशंस जो है उसको ऑन किया जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कोविड की जो सूरत हाल है वो भी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने हमें सेगमेंट के लिए ज्वाइन किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद सेक्रेटरी जनरल पीएमए हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। तारिक शाह चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। तीनों शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मैं मुर्तज़ा से पहले बात करना चाहूंगी। मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि एनसीओसी के इजलास के बाद क्या सिंध हुकूमत की भी हिकमत अमली यही है कि आप लोग स्कूल्स खोल लेंगे, लेकिन हमारे पास जो आदाद शुमार आ रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर के, उसमें बताया जा रहा है कि कराची सबसे ज्यादा मुतासिर है। क्या स्ट्रैटेजी प्लान की आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एनसीओसी जब कोई फैसला करती है तो उस फैसले की जब तक फैसला नहीं होता, मशावरत का प्रोसेस होता है, तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। लेकिन एक बार एनसीओसी का अगर कोई फैसला हो जाता है तो उसको फिर तमाम सूबों के अंदर इस्लामाबाद में यकसा इम्प्लीमेंट कराने की तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करती हैं। तो चूंकि अब एनसीओसी का ये फैसला हुआ है तो उस फैसले के मुताबिक वो तमाम चीज़ों को अमल दरामद कराया जाएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोरोना वायरस तो अब एक हकीकत है। उस हकीकत से निमटने के लिए आपको जो SOPs फॉलो करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली मास्क पहनने की ज़रूरत है, ये वो चीज़ें जिनको बार बार हमें एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। और इसीलिए बड़ी क्लासेस को गालिबन खोला गया है कि जो बड़े बच्चे हैं वो इन चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इनको इम्प्लीमेंट करने में दे कैन ऑल्सो प्ले देयर रोल। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चल रहे हैं और हम स्कूल की इंतजामिया से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन SOPs की अमल दरामद में वो अपना किरदार अदा करें, और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को इक्विप करके कि उनके पास वो मास्क वगैरह होना चाहिए, वो सैनिटाइज कर सकें, ताकि वो अपने आप को इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। यानी सिंध हुकूमत की पूरी सपोर्ट है वफाकी हुकूमत को। मुर्तज़ा, मैंने आपको बताया ना कि ये फैसला एक बार हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उसको फिर यूनानिमसली मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो चूंकि अब एनसीओसी ने फैसला कर लिया है तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट आपकी इनपुट थी उसमें, यही आपकी इनपुट यही थी आपकी जानिब से, सूबे की जानिब से? मैं खुद मीटिंग में मौजूद नहीं था तो इसलिए मैं बात नहीं कर सकता इसके ऊपर। बेहतर वर्जन तो आपको सईद गनी साहब देंगे, वज़ीर तालीम। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ बहैसियत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कि जो एनसीओसी फैसला करती है उस फैसले को अमल दरामद तमाम सूबे फिर करवाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुर्तज़ा वहाब हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद, डॉक्टर साहब, कितनी इंपॉर्टेंट मामलात हैं इस वक्त कोरोना के दूसरे जो लहर के हैं, क्योंकि कराची के जो आज नंबर्स बताए जा रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि कराची सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। डॉक्टर कैसर। रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है एक बड़े कैनवस पे पूरे सिचुएशन को देख रही होती है, और खासकर मैं समझता हूँ कि जो एनसीओसी जो फैसले कर रही है उस पे और हमारी डिमांड भी ये होती है कि फेडरल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको ऑन बोर्ड लेके उनको मुशावरत के साथ एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद करें। और अगर ये फैसला होता है कि स्कूल खोले तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है। उसकी वजह ये कि देखिए, कोरोना अभी कहीं जा नहीं रहा, आपको अब जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है। तो जहाँ आपने हर चीज खोली हुई है, बाजार है, शादी हॉल है, हर जगह पे तो लोग हैं, जो इशू है वो इशू है कि आप SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, और हुकूमत जो है उस पर अमल दरामद नहीं करा पा रही है। तो हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि स्कूल डेफिनेटली खोले, और जिस मरहलावार खोला जा रहा है ये बिल्कुल सही है। लेकिन खुदारा इस स्कूल में भी SOPs को सख्ती से फॉलो कराया जाए, और अगर नहीं ऐसा कर पाती कोई स्कूल ऐसा नहीं कर पाता तो उस स्कूल को वक्ती तौर पे बंद कर दिया जाए। ठीक है, इसी पे ओपिनियन ले लो। तारिक शाह, ये बड़ी हौसला अफजा चीज है, तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों की थ्रू आउट ये बातचीत रही है कि स्कूल जो है बहरहाल उसको रीओपन होना चाहिए। हाउ सी अबाउट दिस स्टेटमेंट? ज़ाहिर है आज का ये बड़ा फैसला है, आप लोगों ने SOPs तय कर रखे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ग्रेजुअली इन चीजों में बेहतरी आएगी? तारिक, कैन यू हियर मी? जी जनाब, जी।
तारिक साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके हक में है ये फैसला स्कूल मैनेजमेंट के लोगों के, लेकिन इसके साथ साथ हमें SOPs पर अमल दरामद भी करवाना है। दोनों चीजें कैसे चलेंगी स्कूल्स की सतह पर? जी बिल्कुल, देखिए एक तो फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि वैसे तो स्कूल्स बहुत लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन का शिकार रहे हैं और ये स्कूलों का लॉकडाउन जरूर मैं इसको कहता हूँ क्योंकि सिर्फ स्कूल ही बंद रहे हैं, लेकिन देखिए SOPs पे अमल दरामद पहले भी स्कूल्स ने किया और अभी भी बहुत और अच्छे तरीके से किया जाएगा क्योंकि वबा बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जिंदगी चल रही है, तालीम को भी आगे चलाना है क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि देखिए जो स्कूल्स, मैं आज दोबारा ये भी कहता हूँ कि जो स्कूल्स SOPs पे अमल दरामद नहीं कराएंगे या किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके खिलाफ कानून मौजूद है, अमल दरामद किया जाए क्योंकि अब जहां तालीम हम कह रहे हैं जरूरी है, वहां बच्चों की सेहत भी बहुत जरूरी है। तो हम भी मेक श्योर करवाएंगे कि तमाम तालीमी इदारे SOPs पे अमल दरामद करवाएं और हुकूमत अगर कोई एक्शन लेती है तो हम हुकूमत के साथ होंगे क्योंकि हेल्थ पे कोई भी तरह का किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, आपके पास जो डेटा आ रहा है उसमें कराची के हमें नंबर्स काफी हाई दिखाई दे रहे हैं, क्या आपके पास भी यही नंबर्स हैं कि इस वक्त कराची जो है वो फर्स्ट है, उसके बाद फिर KPK के नंबर्स हैं और फिर दीगर और सूबों के? जरा बताइएगा आपके पास क्या इस वक्त इत्तलात हैं डॉक्टर साहब? देखिए, बात ये जो फिगर आ रही है जी, ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कहीं ज्यादा है। बहुत सारे लोग रजिस्टर नहीं होते हैं और ये जो टोटल पूरे पाकिस्तान में जो कल की फिगर थी 3000 समथिंग थी और आज 2400 समथिंग है, मैं समझता हूँ कि इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, बहुत सारे फैमिलीज को जानता हूँ कि पूरा घर उनका जो है वो कोरोना में इन्वॉल्व हुआ है लेकिन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो लिहाजा केसेस तो बहुत है और उसकी वजह आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ कहीं पर भी तमाम लोगों को, जो आपके व्यूवर्स हैं, आपके जो लोग हैं, तमाम लोगों को इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि आपको कहीं पर भी SOPs अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब और इसमें कोई दो राय नहीं है। तारिक, यही खदशा है कि अमल दरामद नहीं हो रहा है, स्कूल्स की सतह पर ये काम आसान होगा आपके लिए? जी बिल्कुल, देखें एक तो स्कूल्स में SOPs अमल दरामद जो करवाए जाएंगे वो तो एक अलग चैप्टर है। दूसरा एक काम ये भी है कि हम बच्चों को वो अवेयरनेस जरूर स्प्रेड करेंगे कि आपको अपने माशरे के अंदर वो SOPs कैसे अमल दरामद कराने। तो दर्सगाह जो है, जो स्कूल्स हैं, वो इसमें बहुत अहम किरदार अवेयरनेस में अदा कर सकते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच तारिक शाह। डॉक्टर कैसर सज्जाद, इंपॉर्टेंट मामला है और मुर्तजा वहाब साहब भी कह रहे हैं कि NCOC के इजलास के फैसले के बाद अब दो राय नहीं है, हमें ज़ाहिर स्कूल्स खोलने हैं। उधर तारिक शाह कह रहे हैं कि खसारा काफ़ी हो चुका है तालीम का, लेकिन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब कह रहे हैं कि कोविड जो है वो मौजूद है, अब इसकी मौजूदगी के साथ रहते हुए हमने ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है ये आपने खुद ही तय करना है। हाथ बार बार धोना है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है और भीड़ की जगहों पर जाने से परहेज़ करना है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।